वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो भी है। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। भाई काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करो। देखो, एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें, मैं बात करता हूं यहां पर जेट के एग्जाम की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ जेट के लिए पढ़ा रहे हैं, जितने भी आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है। लेकिन मैं समझने के लिए जेट के एग्जाम्पल से लेता हूं। तो देखो, जेट के एग्जाम्पल, जो जेट का पेपर होता है, इसमें जो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, अब इसके अंदर भी इसमें 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। मतलब आपके 40 क्वेश्चन आते हैं जेट में। पहला आता है एग्रोनॉमी से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर से, और थर्ड यूनिट जो है एनिमल हस्बेंड्री की है। तो एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान, इससे आपके 15 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कितने होते हैं? 15। और हम बात करें हॉर्टिकल्चर, तो इससे भी कितने होते हैं? 15 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम यहां पर एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल ये 10 क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले। आप बस वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से देखना। मैं बात करूं आईसीएआर की, तो आईसीएआर में भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। तो आज से हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री हार्ड लगता है तो आज के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा। अब की बार एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम पार। आप बिल्कुल अच्छे से एक नोटबुक लेकर बैठना और नोटबुक में नोट करते हुए चलना, क्योंकि एक बार में बहुत सारा याद होना मुश्किल होता है थोड़ा सा। वैसे याद आपको यहीं पर हो जाएगा। अगर आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होगा तो याद आपको यहीं पर हो जाएगा। बट होता क्या है, ह्यूमंस के अंदर धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। अगर आप उसको बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लिखते हुए चले और 5 दिन बाद, 10 दिन बाद रिवाइज जरूर करें। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 4 एनिमल हम पढ़ते हैं। एक तो हम गाय पढ़ते हैं, भैंस पढ़ते हैं, बकरी पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं सिप, भेड़ पढ़ते हैं। तो यहां पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गाय, काऊ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट जय जवान जय किसान जरूर लिख दे, और वीडियो को यार बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी कर सके। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? गाय पढ़ेंगे। और गाय हमारी क्या है? माता है, आप सबको पता होगा। तो हेडिंग डाल लो काऊ। क्या डालोगे? काऊ। और इसको हिंदी में बोलते हैं गाय। क्या बोलते हैं? गाय। अब देखो, गाय जो होती है 2 प्रकार की होती है। गाय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पूरा बोर्ड आपका कहां पर होना चाहिए? पूरा बोर्ड नहीं, पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर है गाइस? मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 2 प्रकार की गाय होती है। एक तो होती है देसी गाय। कौन सी गाय होती है? देसी। और इसको हम इंग्लिश में भी देसी काऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसी काऊ। दूसरी होती है आपके पास विदेशी। कौन सी होती है? विदेशी। और विदेशी को बोलते हैं एक्जोटिक। एक्जोटिक ब्रीड। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्जोटिक ब्रीड बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो समझना ध्यान से। जो देसी गाय है, इसके शरीर पर कुबड़ पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये कुबड़ पाया जाएगा, और इस कुबड़ का काम क्या होता है, क्योंकि हम देसी गाय जो होती हैं, इनके जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्यों में काम में लेते हैं, और कृषि कार्यों में काम में लेने के लिए कुबड़ होना जरूरी है, तभी हम कृषि कार्यों में काम में ले सकते हैं। तो देसी गाय में तो कुबड़ पाया जाता है, और जो विदेशी गाय होती है उसमें कुबड़ नहीं पाया जाता। मतलब समझना, गाय की पीठ पे आप ऐसे हाथ घुमाओगे, अगर आपका सीधा का सीधा हाथ जाता है तो समझ लो कि वो विदेशी है। लेकिन अगर आपका हाथ ऐसे जा रहा है इस तरीके से, इसका मतलब समझ लो कि उस पे कुबड़ है, ठीक है। इतना तो आप सब जानते हो भाई, ठीक है ना। तो एक तो होती है कुबड़ वाली, और एक होती है विदाउट हम्प्ड। ये तो यहां पे लिखते हुए चलना। ये तो होती है हम्प्ड, और हम्प्ड मतलब है कि कुबड़, कुबड़ वाली। क्या लिखोगे? कुबड़ वाली लिखोगे। और हम यहां पर बात करें इधर विदेशी में, तो इधर आएगा विदाउट हम्प्ड। क्या आएगा मेरे दोस्त? विदाउट
विदाउट हम्प्ड, मतलब इस पर कुबड़ नहीं पाया जाएगा। तो यहां पर लिख लो कुबड़ नहीं पाया जाएगा। भाई नोट्स आप अपने लैंग्वेज में बनाना, अपने फॉर्मेट में बनाना, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड होता है, आप लोगों को वही समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमने देखा कि इसमें तो कुबड़ होगा और इसमें कुबड़ नहीं होगा। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, खेती में मतलब कृषि में काम में ले सकते हैं। किस में काम में ले सकते हैं? कृषि में। बट हम इसको कृषि में या खेती में काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस पर कुबड़ नहीं होता। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं यहां पर जूलॉजिकल नेम की। जिस तरीके से फसलों का साइंटिफिक नेम हमने देखा था, भाई जो क्रॉप है, जो फसलें हैं, उनमें तो क्या होता है, वानस्पतिक नाम, मतलब बोटानिकल नेम होता है। क्या होता है? बोटानिकल नेम। ऐसे ही यहां पर जो एनिमल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। जूलॉजिकल और बोटानिकल दोनों में डिफरेंस क्यों भाई? तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रॉप वाला पोर्शन है वो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? बॉटनी के अंदर। और यहां पर जो एनिमल है वो किसमें आते हैं? जूलॉजी में। इसीलिए जूलॉजिकल नेम होता है इनका, और इनका क्या होता है? बोटानिकल नेम होता है। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो देसी गाय होती है इसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा? कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी। और वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। चलिए देखते हैं, यहां पर हम बात करते हैं जूलॉजिकल नेम की। तो देसी गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। और हम यहां पर बात करें विदेशी गाय जो है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है भाई? कमेंट करो जल्दी से। इसका होता है बॉस इंडिकस और इसका होता है बॉस टोरस। क्या होता है? बॉस टोरस। तो दोनों एक बार में याद कर लो। याद कैसे होंगे भाई? जो जूलॉजिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, थोड़ा सा टफ होता है याद करना, बट आप अच्छे से याद कर सकते हो। जो स्टूडेंट जैसे जहां पर भी रहते हो आप, अगर आप शहर में रहते हो तो आपको वहां पर विदेशी गाय भी मिलेगी और देसी काऊ भी मिलेगी। जब भी आपको देसी गाय दिखे तो आप उसको बोलो कि देखो बॉस इंडिकस है। क्या बोलोगे? जब भी आपको काऊ दिखेगी आपके माइंड में इमेज सेट होना चाहिए कि क्या है, बॉस इंडिकस है। और अगर आप लोगों ने किसी विदेशी काऊ को देख लिया, जैसे आपने जर्सी को देख लिया जिसके ऊपर कुबड़ नहीं है, तो समझ जाओ कि वो बॉस टोरस है। तो आपको साइंटिफिक नेम बार बार बोलना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो सके। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया काऊ के बारे में कि दो प्रकार की गाय होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई थोड़ा सा आज जो हमारे पास है बोर्ड वो छोटा है, बड़ा बोर्ड रक्षाबंधन के बाद लगेगा, तब तक इससे ही काम चलाओ। भाई मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आप लोगों को दिख जाएगा। और रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है? राखी 3 तारीख को राखी है, तो हो सकता है मैं गांव जाऊंगा तो 2 दिन तक आपके क्लास ना लग पाए, बट पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन के अंदर मैं गांव में भी आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊं। हो सकता है मोबाइल के जरिए मैं मोबाइल पे आपको पढ़ा दूं। क्लियर है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई नोट कर लिया ना सभी स्टूडेंट ने? आगे हम बात करेंगे यहां पर गाय का बेसिक इंट्रोडक्शन। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया, ये याद होना ही चाहिए। बोटानिकल नेम जैसे हमने याद किए थे वैसे आप जूलॉजिकल नेम याद जरूर करना। अब देखो गाय से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हम बात करें बच्चा देने की जो उम्र होती है गाय में, बच्चा देने की जो उम्र होती है गाय में, वो कब कब होती है? तो देखो एक तो देसी गाय के बारे में मैंने आपको बताया, देसी, विदेशी, और एक और होती है संकर। संकर क्या होती है? 2 गायों के क्रॉस से उत्पन्न। तो देसी की अगर मैं बात करूं तो देसी गाय की जो उम्र होती है बच्चा देने की वो होती है 3 वर्ष 6 माह। कितनी होती है? 3 वर्ष 6 माह की उम्र में बच्चा देने लायक हो जाती है। और हम यहां पर बात करें विदेशी की, तो विदेशी क्या है? 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह। अब हम बात करें संकर की, तो जो संकर होती है ये 18 से 24 माह, 18 से 24 माह। तो आप इस पर स्टार लगा लेना जितने आपके पास हो भाई, ठीक है? देसी, विदेशी, संकर। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब देसी तो 3 वर्ष 6 माह में बच्चा देगी, विदेशी 2 वर्ष 6 माह में देगी, और संकर 18 से 24 माह में देगी। आगे हम बात कर लेते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड आप सभी जानते हो, गर्भकाल अवधि,
गर्भकाल अवधि क्या होती है कि गाय अपने बच्चे को कितने दिन तक पेट में रखेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमंस के अंदर, इंसानों में क्या होता है, 9 महीने होते हैं। भाई देखो, जेट का एग्जाम हो या आईसीआर का एग्जाम हो, इसमें हर बार फिक्स है कि आपका जेस्टेशन पीरियड आता ही आता है। अगर काऊ का आ गया तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास बफेलो का आएगा। किसका आएगा, बफेलो का। और अगर इन दोनों का नहीं दिया जाएगा तो फिर गोट है, सिप है, ठीक है, इस तरीके से आता ही आता है। तो ये सब कुछ आप टेबुलर फॉर्म में याद कर लेना। वैसे मैंने अलग से वीडियोस डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना एनिमल हस्बेंड्री के में, तो आपको वहां पर सारे के सारे मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। बट हम यहां पर नए सिरे से बात कर रहे हैं ताकि आपको ट्रिकली तरीके से, अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, गर्भकाल अवधि की। गर्भकाल अवधि, और जो गर्भकाल अवधि है इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और कितने दिन का होता है भाई, कमेंट करो। ऑप्शन दूं, चलिए ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है 250 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो आपके पास है वो है 280 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 310 दिन। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर। भाई सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं वो आंसर देने की कोशिश करें। क्या होगा राइट आंसर हमारा राइट आंसर होगा 280 दिन। अब आपको किताबों में क्या मिल जाएगा, आपको 281 मिल जाएगा, 282 मिल जाएगा, 280 मिल जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचे कि हमारे सर ने तो 280 लिखवाया, हमारे सर ने 281 लिखवाया, हमारे सर ने 282 लिखवाया। देखो 19-20 चलेगा क्योंकि सभी किताबों में डेटा अलग अलग है, बट आपको ऑप्शन देखना है। कई बार ऑप्शन में 280 ना होकर पता है आपको 270 भी मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ऑप्शन में 280 तो था ही नहीं, तो हम क्या लगाए, तो उस कंडीशन में आपको फिर 19-20 देखना है। तब भी यहां पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिख लो जेस्टेशन पीरियड 280 दिन लिख लो, 281 दिन लिख लो, 282 दिन लिख लो। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। आगे बात करते हैं हम यहां पर इसके मांस की। किसकी बात करते हैं, मांस। देखो जो गाय का मांस होता है, मीट, मांस, इंग्लिश वाले लिखना मीट, इसको क्या बोलते हैं, तो गाय के मांस को बोला जाता है बीफ। क्या बोला जाता है, बीफ। और जो इसका बछड़ा होता है, बछड़ा, उसके मांस को बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं, व्हील। तो दोनों अलग अलग तरीके से याद रखना। वैसे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, वो या तो नॉर्मल आपसे क्या पूछेगा, जेस्टेशन पीरियड स्टार लगा लेना, या फिर आपसे क्या पूछेगा, मास पूछेगा। क्या पूछेगा, मास। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है कि गाय कितने दिनों तक दूध दे रही है, मतलब दुग्ध काल अवधि। जैसे हमने क्या देखा, गर्भकाल अवधि हमने देखा, ऐसे हम यहां पर बात करेंगे दुग्ध काल अवधि की। किसकी बात करेंगे, तो स्टार लगा लो, दुग्ध काल। तो इनका दुग्ध काल कितना होता है भाई, कमेंट करेगा कोई स्टूडेंट, कितना होता है, कमेंट करो जल्दी से। तो होता है 300 दिन का। कितने दिन का होता है, 300 दिन का। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, अब आप मुझे बताओ सूखा काल कितने दिन का होगा, ड्राई पीरियड कितने दिन का होगा, सूखा काल जब दूध नहीं देगी कितना होगा भाई, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। कितना होगा, 60 होगा। भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते रहते हैं कि सर आप हमारे कमेंट्स को नहीं पढ़ते हो। तो दोस्त ये वीडियो जो है प्रीमियर पे लगा होता है, मतलब मैं पहले इसको शूट करता हूं, उसके बाद में टाइम मतलब एक शेड्यूल पे लगा देता हूं। शेड्यूल क्या होता है, एक तो मॉर्निंग 8 बजे और एक इवनिंग 6 बजे। उस टाइम पर मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करता रहता हूं। अगर आप कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछते हो तो फिर वहां पर मैं आपको आंसर नहीं दे पाता, उसका आंसर मैं या तो वीडियोस में देता हूं या टेलीग्राम पे दे देता हूं। भाई देखो आप क्वेश्चन ऐसे पूछते हो यार जो पहले से मैंने बताए हुए हैं। आप गेहूं में से कोई क्वेश्चन पूछते हो, आम में से कोई क्वेश्चन पूछते हो, या आप पहले उस वीडियो को जाकर तो देखो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर वीडियोस में नहीं है, तब जाके आप पूछो। तो पहला आपका जो वर्क है वो क्या है कि जो भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, आप उनको देखें। अगर मैंने आंसर उसमें नहीं बताया, आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आंसर दिया जाएगा। बट अधिकतर आपके वही क्वेश्चन होते हैं जो मैंने वीडियोस में ऑलरेडी पहले से बताए हुए हैं। क्लियर है। तो यहां पर किसकी बात कर रहे थे, दुग्ध काल कितने दिन का हो गया, 300 दिन का हो गया। अब मैं यहीं पर बात करूं कि सूखा
सूखा काल मतलब जब गाय दूध नहीं देगी तो यार आप सबको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, मतलब 60 से 65 दिन क्या हो गया, सूखा काल हो गया। किसी भी चीज को समझने की कोशिश किया करो, रट्टा नहीं मारना, रट्टा हमें बिल्कुल नहीं मारना, हमें समझते हुए याद करना है। क्लियर है गाइस? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक गाय का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, एक बार वापस से याद करवा देता हूं। दो प्रकार की गाय होती है, एक तो कौन सी होती है, देसी होती है, और एक होती है विदेशी। देसी में कुबड़ पाया जाएगा, ठीक है, और विदेशी में कुबड़ नहीं होगा, सपाट शरीर होगा। कैसा होगा? सपाट। जो देसी है ये होती है बॉस इंडिकस, इसको भारतीय गाय भी बोला जाता है। और भारत में मान्यता प्राप्त गायों की संख्या कितनी है? तो 28 है। कितनी है? 28। याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है। और यहां पर विदेशी की हम बात करें तो विदेशी को बॉस टोरस बोला जाता है, जिस पर कुबड़ पाया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि बच्चा देने की उम्र, तो देसी में तो 3 वर्ष से 6 माह, विदेशी में 2 वर्ष से 6 माह, संकर में 18 से 24। गर्भकाल अवधि 280 से 281 या 282। मांस को बीफ बोलते हैं, बछड़ा जो होता है उसके मांस को ब्रील बोलते हैं। दुग्ध काल 300 दिन का, और सूखा काल 60 से 65 दिन का। आगे बात करते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर शारीरिक तापमान कितना होता है भाई? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। बॉडी टेम्परेचर आप लोगों को बताना है। बॉडी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई दोस्त। बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। सर कई बार फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट में भी लिख लो 101.5 डिग्री, 101 डिग्री या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में याद कर लेना अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं लिखवा रहा हूं। यहां पर हम बात कर लेते हैं फैट परसेंटेज। भाई थोड़ा सा अब इधर दिखाई दे रहा है, इधर लिख देते हैं हम। यहां पर आप नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। अब हम बात करते हैं देसी गाय में। अगर मैं बात करूं देसी गाय में वसा की मात्रा कितनी होती है, कमेंट करो भाई। देसी गाय में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, कितनी होती है? 4.5% होती है। कितनी होती है? 4.5%। और यहीं पर मैं बात करूं विदेशी की, किसकी बात करूं? विदेशी। तो विदेशी में होती है 3.7%। कितनी होती है? 3.7%। विदेशी में फैट कम होता है और उसमें फैट ज्यादा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यार, थोड़ा सा नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि जो देसी गाय होती है इसका जो दूध होता है हल्का सा पीला होता है। कैसा होता है? हल्का सा पीला। बट जो विदेशी होती है उनका बिल्कुल सफेद होता है। तो क्यों ऐसा, क्यों भाई? ठीक है, तो विदेशी गाय का जो दूध होता है, सॉरी देसी का उसमें क्या है? कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? कैरोटीन की मात्रा, जिसकी वजह से हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग उसका होता है। और विदेशी में क्या होता है? कैरोटीन की मात्रा नहीं होती है, जिसकी वजह से सफेद होता है। वैसे जो सफेद होता है ना दूध का रंग, वो केसीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? केसीन की वजह से। सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल अच्छे से बस समझते हुए चलना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हमारा हो गया काऊ का। क्लियर है? अब आगे हम बात करेंगे ब्रीड की। थोड़ा सा ये भी सुन लो कि क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है। या तो क्वेश्चन आपसे जेस्टेशन पीरियड पूछा जाएगा, मास आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके अलावा फैट परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? वैसे आप याद सारा ही करना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर पे हम कोई भरोसा नहीं कर सकते, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। अब आगे हम बात करेंगे ब्रीड की। और जो गाय की नस्लें हैं, अगर आप लोगों को याद नहीं होती है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आज से आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। 3 तरीके की नस्लें हैं, 3 क्या 4 की हैं ऐसे तो, ठीक है। कौन कौन सी भाई? कमेंट करो जल्दी से जल्दी, कमेंट करो जल्दी से भाई, कौन कौन सी नस्लें हैं। देखना इधर, यहां पर मैं आपको कैसे नस्लें बताऊंगा। पहली नस्लों की बात करूंगा जो दूध देने वाली है, सिर्फ और सिर्फ दूध देती है और कोई काम नहीं करती, खेत में भी नहीं जाती, ठीक है ना, सिर्फ क्या करेगी? दूध देगी। तो दूध देने वाली को हम बोलते हैं मिल्च ब्रीड। क्या बोलते हैं? मिल्च ब्रीड। और इनको हम दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें, दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें हम बोलते हैं। अब देखो इनके अंदर कौन सी आती है, पहले आपको एक एक बता देता हूं, ठीक है। दुग्ध प्रयोजनीय है, फिर इसके बाद बात करेंगे बारवाहा, जो क्या करती है? बोझा ढोने का वर्क करती है। इसके बाद हम बात करेंगे द्विव प्रयोजनीय, जो दूध भी देती है और खेती कार्य भी करती है। उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी की, फिर विदेशी के बाद हम बात करेंगे संकर की। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मिल्च ब्रीड जो है 3 है,
कितनी है? 3। 3 कौन कौन सी है कमेंट करो। कौन कौन सी है भाई कमेंट करो। तो देखो ट्रिक से याद रखना, ट्रिक में बता देता हूं। ट्रिक और ट्रिक हमारे पास है 1 गिलास दूध या गिलास, जिस तरीके से आपको याद रखना। मैं तो बेटर बताऊंगा आपको कि 1 गिलास दूध आप याद रखो। क्या याद रखो? 1 गिलास दूध। अब यहां पर किस पर फोकस करना है आपको? तो आपको गिलास पर फोकस करना है। पीछे दूध क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये दूध देने वाली नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं? दूध देने वाली। और एक तो सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया है। तो गिलास से हमें मतलब है, किससे मतलब है? गिलास से। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हो, जरूरी नहीं आप 1 गिलास दूध पियो, ठीक है। अब देखो गिलास में 3 वर्ड आ रहे हैं, एक तो गी और एक ला और एक स। गी मतलब गिर, ला मतलब लाल सिंधी और स मतलब साईवाल। एक एक को समझेंगे हम यहां पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्त गिर की। किसकी बात कर लेते हैं? गिर नस्ल की। तो गिर को आप नोट करते हुए चलना और समझते हुए चलना। जो गिर है, गिर, इसका जो एक तरीके से ओरिजिन है, क्षेत्र है, वो कौन सा है? खटियावाड़, गुजरात। खटियावाड़ या गिर के जंगल, ठीक है ना, या गिर के जंगल। और ये कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। तो इसका क्या हो गया? उत्पत्ति स्थान। क्योंकि उत्पत्ति स्थान भी पूछा जाता है कि बताइए गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा? खटियावाड़ क्षेत्र या गिर के जंगल, जो कहां पर है? गुजरात में है। अब देखो इसके जो देखो मैं यहां पर बिल्कुल जैसे हम 12th में पढ़ते हैं, बिल्कुल रामायण वैसे मैं नहीं पढ़ाने वाला, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है किसके जो कान होते हैं, कान, वो कैसे होते हैं? पत्ती नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पत्ती नुमा कान होते हैं। कैसे होते हैं? पत्तियों के जैसे इसके कान होते हैं। और चितकबरा रंग, चितकबरा रंग पे डबल स्टार लगा लेना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंग कैसा होगा? तो इसका रंग होगा चितकबरा। चितकबरा रंग हमारा चितकबरा हो गया गाय का। और इसको पाला जाता है राजस्थान की, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में इसको पाला जाता है। भीलवाड़ा में पाला जाता है, अजमेर में पाला जाता है। भीलवाड़ा, अजमेर। और हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील में इसको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करो भाई। ब्राजील में इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्राजील में कहा जाता है बहा महान। क्या कहा जाता है दोस्त? बहा महान इसको कहा जाता है ब्राजील के अंदर। और खटियावाड़ी इसको कहा जाता है क्योंकि खटियावाड़ क्षेत्र में है। डेकनी इसको कहा जाता है, बदाऊरी इसको कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो भाई। एक तो खटियावाड़ी, खटियावाड़ी क्योंकि खटियावाड़ क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, खटियावाड़ी हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? बदाऊरी। बदाऊरी एक भाई भैंस की नस्ल है, याद रखना। बदाऊरी किसकी नस्ल है? भैंस की। और बदाऊरी जो नस्ल है इसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। जब हम बफेलो पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। खटियावाड़ी हो गई, बदाऊरी हो गई। और डेकन, डेकन, रेंडी, रेंडी, सूरती, सूरती आदि, तो इसके क्या है? नाम है। तो हमने यहाँ पर जो गिर है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आपका क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे हम बात करेंगे ला की। ला क्या? लाल सिंधी। कर दो भाई रफ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे लाल सिंधी की। देखो जो गाय वाला जो हमारा ये टॉपिक है एक वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नस्लें हैं ना, नस्लें ये इंपॉर्टेंट है। नस्लों से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो पूछेगा कि बताइए द्वीपयोजनीय नस्ल कौन सी है, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, इस तरीके से। इसीलिए आप फोकस करना एक एक पॉइंट पर और एक एक क्लासिफिकेशन पर। अब हम बात करते हैं लाल सिंधी की। ये दूसरे नंबर की आती है लाल सिंधी। लाल सिंधी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है कराची, कराची, कराची। और कराची कहां? पाकिस्तान में। तो ब्रैकेट में लिख लेना पाकिस्तान, पाकिस्तान। या हैदराबाद भी माना जाता है, या हैदराबाद भी माना जाता है। तो क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और इसमें सिर्फ आपको एक स्टार लगाना है। और एक स्टार क्या है?
कि ये गर्मी के प्रति सहनशील है। मतलब गर्मी सहने वाली गाय कौन सी है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपका आंसर क्या होगा? लाल सिंधी होगा। तो एक गर्मी के प्रति सहनशील है। क्लियर है गाइस? अब आगे हम बात करते हैं स, और स मतलब आप या तो गिलासा बोल दो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। स मतलब आपको साहीवाल याद रखना है। क्या याद रखना है? साहीवाल। और साहीवाल इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमने गिर में बहुत सारा पढ़ा है ऐसे साहीवाल में भी हम पढ़ने वाले हैं। साहीवाल उत्पत्ति इसकी मोंटगोमरी, और मोंटगोमरी के पहाड़ कहां पर है भाई? तो कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान से दो हो गई, एक तो कौन सी हो गई? लाल सिंधी और साहीवाल, और जो गिर हैं वो खटियावाड़। तो उत्पत्ति स्थान जरूर याद रखना। देखो ये लाइफ टाइम काम आएंगे आपके। आप आईबीपीएस का एग्जाम दो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, अगर एनिमल हस्बेंड्री उसमें दिया हुआ है तो आपका क्वेश्चन वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें, ठीक है ना, स्टार लगा लेना। मैं बात कर रहा हूं भारतीय नस्ल की। किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध और सर्वाधिक मीठा भी है, ठीक है ना, सर्वाधिक मीठा। तो दोनों ही चीजें याद रखना, एक तो सर्वाधिक मीठा है और सर्वाधिक दूध भी देती है। कितना देती है भाई? तो ध्यान दो इधर, दूध देती है ये 2150 केजी प्रति ब्यात। क्या याद रखना है? 2150 केजी प्रति ब्यात। थोड़ा सा यहां पर आ जाओ मिल्च ब्रीड पे आप लिख लो, जो कि एक तरीके से दूध देने वाली जो नस्लें होती है, ये दूध कितना देती है? एवरेज आपको बता देता हूं, 1500 से लेकर 2500 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। क्लियर है दोस्तों? इसको बॉक्स में बंद कर लेना ताकि आपको याद रहेगा कि दूध देने वाली जो नस्लें हैं 1500 से 2500 केजी दूध देती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें भारवा की, तो वो नहीं देगी, वो कम देगी, वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर साहीवाल ने कितना दूध दिया? 2150 केजी प्रति ब्यात। अब ब्यात मतलब 300 दिन तक दूध देगी, 300 दिन, बाकी 60 दिन क्या रहेगा? सूखा काल रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई? हमने यहां पर दूध देने वाली नस्लें पढ़ ली। और कैसे याद रखोगे? एक गिलास दूध मतलब दूध देने वाली नस्लें गिलास। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे भारवाह नस्लें। भारवाह नस्लें क्या होती है? जिनको बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है। इनको हम कृषि कार्य में काम में नहीं लेंगे। लिख लेना, यहां पर नोट लगा लेना, स्टार मतलब क्रॉस लगा लो, कृषि में काम में नहीं लेंगे, ये कृषि में काम नहीं आएगी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ दूध देगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट जल्दी से। मिल्च ब्रीड हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे यहां पर भारवाह नस्लों की। कौन सी नस्लों की? भारवाह, जो क्या करेगी? बोझा ढोने का वर्क करेगी। मतलब सीधा सा मतलब है कि खेती कार्यों में हम काम में लेंगे। किसमें काम में लेंगे? खेती कार्यों में। और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। जिस तरीके से गिलास है उस तरीके से एक और ट्रिक हमारे पास है, अभी आपको बताने वाला हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारवाह नस्लें, इनको ड्राउट ब्रीड बोला जाता है, इंग्लिश वाले लिख लेना। और भारवाह नस्लों को कैसे याद करेंगे? अमन भारी है। कौन भारी है? अमन भारी है। अब अमन जो भी है भाई बुरा मत मानना, हो सकता है आप पतले हो मेरी तरह, भारी ना हो। तो यहां पर ट्रिक लिखेंगे अमन भारी है। अब यहां पर भारी है तो किस लिए लिखवाया मैंने? ताकि आपको याद आ सके भारवाह नस्लें। भारी मतलब वजन मत समझ लेना, यहां पे वजन की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं बोझा ढोने की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्त? बोझा की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब कौन है? अमन है। तो अमन में 3 वर्ड आ रहे हैं, मतलब 3 छोटे छोटे वर्ण आ रहे हैं। एक तो अ, फिर मां, फिर ना। अ मतलब अमृत महल, मां मतलब हमारे पास हो जाएगा यहां पर मेवाती, और ना मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? नागौरी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नोट करते हुए चलना आप बिल्कुल अच्छे से। अमन में सबसे पहले अ को उठा लेते हैं हम, और अ में अमृत महल। और जो अमृत महल है इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है? मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक आपको क्या याद रखना है? ओरिजिन याद रखना है।
और भारतीय जो नस्लें हैं उसमें सर्वाधिक भारवाह जो नस्लें सी हैं अमृतमहल हैं। तो याद रखना भारत के अंदर अगर बोझा ढोने के लिए, सॉरी बोझा नहीं, भारवाह एक ही बात है, भारवाह नस्ल कौन सी है तो लिख लो आप यहां पे भारतीय नस्लों में सबसे भारवाह नस्ल, भारवाह मतलब वजन की बात नहीं कर रहा, वजन में तो कांकरेज जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। भारतीय नस्लों में सबसे भारवाह नस्ल कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा, अमृतमहल होगा। क्या होगा, अमृतमहल। अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरी, अब म की बात करेंगे। देखो यहां पर बहुत सारी रामायण है ऐसे इनके बारे में, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्वेश्चन आपका कहां से बनता है। सेकंड कौन सी आएगी, मां मतलब हम यहां पर याद रखेंगे मालवी। क्या याद रखेंगे, मालवी। और मालवी का उत्पत्ति स्थान मालवा क्षेत्र, और जो मालवा क्षेत्र है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आपको इसमें क्या याद रखना है, राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसका आपको याद रखना है पाई कहां पे जाती है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है इसमें मालवी क्षेत्र में। तो याद क्या रखोगे, झालावाड़ और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भाई झालावाड़ के और भी क्वेश्चन बनते हैं, कमेंट करो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां पर संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि राजस्थान में संतरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां पर होता है तो कहां पर होता है, झालावाड़ में होता है। और इसको छोटा नागपुर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है छोटा नागपुर, क्योंकि भारत में नागपुर ही तो ऐसा क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक संतरे का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद राजस्थान में झालावाड़ के अंदर होता है। और क्वेश्चन कौन सा बनता है तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बरसात होती है वो भी कहां पर होती है, झालावाड़ में होती है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर मालवी नस्ल पाई जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं ना, और ना मतलब नागौरी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, नागौरी। और जो नागौरी है, नागौरी का उत्पत्ति स्थान है नागौर राजस्थान, RJ2020। और यहां पर इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आता भी है कि सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी नस्ल के होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, नागौरी बैल ही होते हैं, नागौरी नस्ल के ही होते हैं। तो इसमें लिख लो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। याद क्या रखोगे, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान के लिए सबसे अच्छी भारवाह नस्ल है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, भारत की, तो भारत में तो आप क्या लगाओगे, अमृतमहल लगाओगे, इसलिए मैंने इसको अलग मार्कर से स्टार लगा के लिखा है। और अगर यही क्वेश्चन राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में आप क्या लगाओगे, नागौरी लगाओगे। राजस्थान के लिए सबसे अच्छी भारवाह नस्ल। समझ में आ गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो देरी किस बात की, लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर करना है भाई, ठीक है ना। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सब आपको याद हो जाएगा। आपका पूरा फोकस कहां पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। अब देखो आगे और कौन कौन सी नस्लें पढ़ेंगे, हम यहां पर पढ़ेंगे ड्यूअल पर्पस। कौन सी पढ़ेंगे, ड्यूप्रियोजनियन नस्लें पढ़ने वाले हैं, बट वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगला जो हमारा इसका पार्ट 2 आएगा, भाई आप लोगों को पार्ट 2 देखना है या नहीं देखना है, आप मुझे कमेंट जरूर करें। इससे पहले मैंने आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़ाए थे, उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया है, वो अलग से आपको बताया जाएगा। बिल्कुल एक ही वीडियो लेक्चर हमारा होगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट का, चाहे वो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, उसमें पूरा आपको कवर करवा दिया जाएगा अच्छे तरीके से। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है बिल्कुल टेंशन ना ले, अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसा ना सोचे कि सर ने पार्ट 1 बना दिया फिर पार्ट 2 नहीं बनाएंगे, बिल्कुल जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 है काऊ का। आप लोगों को पार्ट 2 देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। और गाइस हम आपके लिए यहाँ पर हमारा 100% दे रहे हैं, आपको भी अपना 100% देना है। सॉरी,
देखो, आपका एक अच्छा कमेंट हमारे लिए उत्साह पैदा करता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है गाइस? तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को पार्ट 2 में दिया जाएगा। और गाइस, इसके अलावा जो दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और चैनल है ग्रेटर दूसरा, इसको भी सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जो इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज, इसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट और बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप इसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे एनीमोमीटर आपने नाम सुना होगा, तो एनीमोमीटर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लॉन्ग ट्री प्रूनर, स्केटियर वगैरह जितने भी टूल हैं, अधिकतर आपको सारे के सारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई, कैप्टन एग्रो का, जो कैप्टन एग्रो हम लोगों का परिवार है, कैप्टन एग्रो आपका परिवार है, हमारा परिवार है, हम सबका परिवार है। तो आपको इसको 1 लाख तक पहुंचाना है भाई, जल्दी से जल्दी। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।